एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मामला 2 साल पहले का है। कह सकते हैं कि इन 2 सालों में न्याय का सफर शून्य ही रहा। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड को 2 साल बीत चुके हैं। आइए देखते हैं अपने सहयोगी संजीव चौधरी की यह खास रिपोर्ट। 2 साल पहले जबलपुर के इस व्यावसायिक इलाके में, जहां पर सभी सिर्फ दुकानें हैं, यहां पर एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग लग गई। हालांकि ये जगह कहीं से भी हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी यहां हॉस्पिटल बनाई गई और मरीजों को भर्ती किया गया। आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हुए। जैसा होता है, एक घटना के बाद जांच कमेटियां बनाई गई, सरकार जागृत हुई, नए नियम बनाए गए, नोटिस पे नोटिस दिए गए। ये कहा गया कि अब किसी भी हॉस्पिटल को बिना फायर एनओसी के छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन 2 साल बाद हुआ क्या? जो डॉक्टर थे वो कहीं ना कहीं जेल से छूटकर जमानत पर आकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार नोटिस खेल रही है। एक बार नोटिस देती है, उसका जवाब आता है, उसके बाद दूसरी बार नोटिस दे दिए जाते हैं। जो इसके मुख्य आरोपी थे, जिनके ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने जानबूझकर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल को लाइसेंस दिए थे, वो थे उस समय के CMHO रत्नेश कुररिया। उन्हें भी सरकार ने एक मामूली सा जुर्माना लगाकर वापस उस स्थान पर पोस्ट कर दिया जहां पर वो मनोवैज्ञानिक है, उनकी कोई पोस्ट ही नहीं है। तो अब वो बिना काम किए सरकार से पैसा ले रहे हैं और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर इस पूरी घटना पे बाकी तो सभी पक्ष अपने अपनी तरह से मस्त हैं, लेकिन एक ही लोग दुखी हैं, वो परिवार जिनके किसी न किसी ने अपना बेटा, भाई, पत्नी, चाचा, ताऊ या पिता खोया था। अमन विश्वकर्मा का बेटा इस हादसे में शिकार हुआ था। अमन का बेटा इस हॉस्पिटल में एक बहुत सी मामूली सी बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे भर्ती होने के बाद यहाँ पर ड्रिप लगाना ज़रूरी है, तो इसके लिए यहाँ पर उसको ड्रिप लगा दी गई। लेकिन वो ड्रिप उसकी ज़िंदगी को बचाने वाली नहीं, उसकी ज़िंदगी को लेने वाली अंतिम ड्रिप साबित हुई। अमन और इनका परिवार इस हादसे में दुखी है, और ना सिर्फ अमन, इस तरीके के 7 और परिवार बहुत परेशान हैं। अमन कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों को कोई सज़ा मिले। अमन, ये बताइए कि आज 2 साल हो गए, क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? भाई साहब, स्थिति तो वही है जो पहले थी। पुलिस ने सब लीपापोती कर दिया, और आप खुद सोचिए, छोटे छोटे केसों की चार्जशीट पेश हो जाती है। आज पूरा 2 साल हो गया, 2 साल 1 दिन हो गया है। आज मेरे बच्चे का दाह संस्कार आज के दिन हुआ था, और आज तक इनने चार्जशीट नहीं पेश की। ऐसी कौन सी जांच चल रही है जो आज तक पूरी ना हो पाई? जी, तो क्या चाहते हो आप? चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अब सिर्फ मीडिया के जो आप जैसे लोग हैं वही हमारे परिवार के जैसे साबित हो पा रहे हैं और मदद कर रहे हैं। बाकी तो आज तक कोई हमारे यहाँ ना नेता या कोई भी हम लोगों की झूठी तसल्ली तक देने नहीं आए कि हम आपके साथ हैं। अमन, ये बताइए कि ये तन्मय की मम्मी है, तो ये क्या इस घटना के बाद कितनी दुखी हो, क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ यही चाहती कि मेरे बेटे को न्याय मिल जाए और जो भी चार्जशीट वगैरह वो पेश हो जाए। अमन, ये बताइए कि हमें पता चला कि आपके को भी कई लोग परेशान कर रहे हैं, क्या है ये मामला? जी भाई साहब, अभी मतलब पिछले साल भी सुरेश पटेल ने और डॉक्टर सोनी ने मेरे को कहा था कि तू ज़्यादा यहाँ वहाँ मत उचक, मीडिया तेरा कब तक साथ देगी, और वो लो स्टूडेंट हैं जो, वो भी तेरा कब तक साथ देंगे। मेरे यहाँ बहुत से, मतलब मैं तो दलित बोल रहा हूँ, उनने उनका जातिवाद से नाम लेके बोला था कि मेरे यहाँ बहुत झाड़ू पोछा करने वाले ये लोग हैं,
किसी को भी 10,000 दूंगा और तेरे को ST-SC मामले में फंसवा दूंगा, तेरी जमानत तक ना हो पाएगी। और तू क्या समझता है, मेरे पास बहुत टर्म्स है, क्या हम लोग छूट सकते हैं तो तेरे को फंसा नहीं सकते हैं क्या? इसी तरह की 2 बार संतोष सोनी और डॉक्टर सुरेश पटेल से धमकी मिल चुकी है भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में कुछ होगा कि बस इसी तरह से सालों साल ये घिसटता रहेगा? भाई साहब, जब 2 साल में ये चार्जशीट नहीं पेश कर पाए तो क्या होगा मामले में, आप बताइए। इस देश का कानून बहुत लंगड़ा है और जनता बहरी है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अमन का बेटा जब तन्मय जान से गया था तब NDTV इस परिवार के साथ था और ये देखा था कि ना सिर्फ अमन का परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला, समाज के लोग इनके साथ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग दूर होते गए। अब ये अकेले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसे ये बता रहे हैं कि इन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, उसके बाद भी ये अपने बेटे के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कि इनकी लड़ाई कितनी कठिन और कितनी लंबी चलेगी। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आखिर क्या कर रही है सरकार इन 2 सालों में? हॉस्पिटल में लगी आग के बाद तुरंत 4 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत मिल गई और अब वो अपने अपने किन्हीं अन्य हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो परिवारजन है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ जबलपुर के एडिशनल SP सूर्यकांत जी हैं। सर, ये बताइए कि जो आग लगी थी उसके बाद क्या कार्रवाई हुई और अभी वो केस किस स्टेटस में? हाँ, इसमें सभी जो अस्पताल के 4 डायरेक्टर थे उनको तत्समय में गिरफ्तार किया गया था और इसमें पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में चार्जशीट भी प्रस्तुत की गई है। लेकिन चूंकि इसमें पूरक चालान भी अभी लगाना है, ऐसे कई दस्तावेज हैं जो नगर निगम से लेने के लिए हमने पत्र लिखा है, हमने स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा है। ये सारी चीज़ें जब आ जाएगी तब कंप्लीट उसमें फाइनल चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी। 8 लोगों की मौत हुई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये विभाग आपको मदद करने में देर कर रहे हैं? पुलिस ने इसमें बहुत संवेदनशीलतापूर्वक कार्रवाई की थी। कुछ जानकारियां लेने में विभाग देरी कर रहे हैं। वरिष्ठ स्तर पर भी इसमें पत्राचार हुआ है और जल्द ही इसमें सारे दस्तावेज जुटाकर इसमें अंतिम चालान प्रस्तुत कर दिया जाएगा। परिवार को अभी इंतजार करना पड़ेगा अंतिम चालान के लिए। जब अंतिम चालान प्रस्तुत होगा तभी कोर्ट में कार्रवाइयां आगे बढ़ेंगी। जबलपुर के अस्पतालों की अव्यवस्थाओं और असुरक्षा को लेकर आग लगने के 6 महीने पहले ही एक जनहित याचिका एडवोकेट विशाल बघेल ने दायर की थी और उसमें ये सब मुद्दे उठाए गए थे जो आग लगने के बाद अब सरकार खोज रही। विशाल, क्या थी आपकी याचिका, क्या डिमांड की थी और आग लगने के बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या एक्शन लिए? हमने मूल रूप से जनवरी 2022 में याचिका पेश की, जिसमें हमने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने पूरी रिसर्च की थी और हमने माननीय उच्च न्यायालय को ये बताया कि किस प्रकार कोरोना काल में जबलपुर में अस्पतालों की बाढ़ आ गई है, वो भी वैसी स्थिति में जब वो नियमों की पूर्ति नहीं करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मापदंडों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं और एक अस्पताल के रूप में स्थापित होने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके बावजूद उन्हें कोरोना का हवाला देते हुए लाइसेंस ग्रांट किए गए हैं और वो मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी को चुनौती देते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि इन अस्पतालों की जांच की जाकर कार्रवाई की जाए। उसके ही 7 महीने बाद न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दमोनाका में अग्निकांड की घटना हुई, जिसमें कई लोग बेमौत मारे गए। उक्त अस्पताल भी हमारे द्वारा याचिका की सूची में संलग्न था, जो हमने बताया था और बाद में हमने और तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे थे कि किस प्रकार उक्त अस्पताल को मान्यता देने में लापरवाही की गई थी। उसको निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने उसकी गलत इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई थी और उसी आधार पर उसे मान्यता मिली थी। लेकिन बहुत ही गंभीर बात उसके बाद ये है कि उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ उसमें माननीय उच्च न्यायालय की गंभीर नाराजगी के बावजूद भी उन शासकीय अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया गया, जो कि उस समय उस अस्पताल को मान्यता देने के पहले उन्होंने क्लीन चिट दी थी और उसको लाइसेंस देने के लिए अनुशंसा की थी। इसकी पिछली सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने हमसे प्रश्नावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया था। हमने 14 प्रश्न राज्य शासन से पूछे हैं और उसमें सभी चीज़ें शामिल हैं कि क्यों अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया गया,
क्यों संभागायुक्त की जो जांच रिपोर्ट थी वो अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं ली गई और उसके अनुपालन में कार्रवाई नहीं की गई, उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी पार्ट नहीं बनाया गया। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसके अलावा कई दर्जन अस्पताल अभी भी ऐसे हैं जो कि म्यूनिसिपल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके पास बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका संचालन लगातार होने देना मानव जीवन से सतत हो रहे खिलवाड़ के बराबर है। विशाल, एक बात ये थी कि पहले जब आपने याचिका लगाई थी उस समय हॉस्पिटल को कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता था। आपकी याचिका के बाद सरकार ने ये निर्देश मतलब उसको लिबरल करते हुए एक नए नियम लागू कर दिए कि अब सिर्फ जो बिल्डिंग परमिशन सर्टिफिकेट से काम चलेगा। इससे क्या अंतर आया और इस तरह से सरकार ने कठोर कार्रवाई करने के बाद किस तरह से अपने नियमों को और भी ज़्यादा सरल कर दिया? ये तो बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि अधिनियम में लिखा हुआ है कि भवन जो है म्यूनिसिपल बायलॉज को फुलफिल करेगा। इसको किसी भी सर्कुलर से नहीं बदला जा सकता, इसके लिए अधिनियम में ही संशोधन किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक बार किसी भवन को उसको किसी संचालन के लिए, उसको उपयोग के लिए म्यूनिसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप खोल सकते हैं और वो स्पष्ट कहता है कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक उस भवन को उपयोग नहीं किया जा सकता। उसको संशोधित करते हुए राज्य शासन ने इस घटना के बाद बिल्डिंग परमिशन शब्द से रिप्लेस कर दिया है और वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने, ना कि म्यूनिसिपल नगरीय विकास विभाग ने। अब ये बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि बिल्डिंग परमिशन तो वो दस्तावेज होता है जो पहला दस्तावेज होता है जो हम जब भवन बनाने के लिए निकलते हैं और नगर पालिका को बताते हैं कि इस अनुसार हम भवन बनाएंगे। लेकिन बिल्डिंग कंप्लीशन वो दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि जिस अनुसार मापचित्र बनाया गया था उसी के अनुसार भवन बना है और नगर पालिका उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद ये अनुमति देती है कि हाँ अब ये लोगों के उपयोग के में आ सकता है और ये एज पर मैप बना हुआ है। तो इसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में और पता नहीं कि अस्पतालों के इस नियम में शिथिलता किस उद्देश्य से की गई है। जिस समय हमें और कठोरता करनी चाहिए कि और अग्निकांड ना हो और घटनाएं ना हो, उस समय ऐसी शिथिलता हमारी तो समझ से परे है। आपकी याचिका के बाद मुख्य सचिव को भी एक नोटिस जारी किया गया था कि जो संबंधित उस समय CMHO थे उनके खिलाफ 7,000 रुपये का सिर्फ एक नोटिस इंक्रीमेंट रोका गया था। क्या मामला था और फिर क्या हुआ उसमें? चूँकि संभागायुक्त की कमेटी की जांच में जो कंक्लूज़न आया था उसके आधार पर उन्होंने सभी तत्कालीन CMHO और अन्य अधिकारियों की जांच की थी। उस विभागीय जांच के दौरान उन्होंने उसको कुछ क्रमोन्नति वगैरह रोक करके उनको सज़ा दी थी। इसी सज़ा पर माननीय उच्च न्यायालय ने नाराज़गी व्यक्त की थी और इतने लोगों की मौतों को सिर्फ इस छोटी सी सज़ा से सरकार कैसे जस्टिफाई कर पाएगी, इसलिए उन्होंने सरकार के प्रति नाराज़गी व्यक्त की थी। उसके पश्चात सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन पेश करके पुनः कार्रवाई करने की बात बताई थी और कहा था कि हम जो अभी जांच की गई है इसको हम वापस विड्रॉ कर रहे हैं और इसमें नए सिरे से उनको सजा देंगे। इसके बाद से उस मामले की सुनवाई अभी लंबित है। बहुत सारे आप देखते हैं कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल, इस तरीके से नोटिस का एक चक्र चल रहा है शहर में। अब मानव जीवन को पिछले 2 सालों से नोटिसबाजी में उलझा के रखा गया है और लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जब तक स्वास्थ्य विभाग को तब तक किसी अस्पताल को, किसी भवन को लाइसेंस ग्रांट नहीं करना चाहिए अस्पताल का जब तक कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सभी दस्तावेज या सभी अनुमतियां प्राप्त नहीं कर लेता। यहाँ पर ये हो रहा है कि एक डिक्लेरेशन के आधार पर, सिर्फ एक वचन पत्र के आधार पर कि हम ये दस्तावेज प्राप्त कर लेंगे, इस आधार पर लाइसेंस जारी किए गए हैं और अभी भी उन अस्पतालों को बंद नहीं किया जा रहा है, ना ही संयुक्त टीमें बना करके अस्पतालों को सील किया जा रहा है। ये एक ना एक दिन फिर किसी बड़ी घटना को आमंत्रण देने के बराबर है और अगर हम इतनी बड़ी घटना से नहीं सीखेंगे तो मानव जीवन की हानि इसी प्रकार होती रहेगी। बिल्कुल, जैसा विशाल बघेल का कहना है कि हमें सीख लेनी चाहिए थी ताकि आगे से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इन जैसे जो जनहित की याचिका लगाने वाले यंग लायर्स हैं, इन्हें पहले सरकार को अलार्म किया था कि दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटना हो गई। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेत रही है तो ये पूरे समाज के लिए एक कठिन सवाल है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।
और अब एक खबर जबलपुर से ही। सरकार की ओर से आए दिन नोटिस दिए जाने का आरोप लगा रहा जबलपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन नाराज है। नर्सिंग होम संगठन ने एनडीटीवी से कहा कि वो 15 अगस्त से हड़ताल पर चले जाएंगे। आरोप है कि पिछले दिनों 90 अस्पतालों को नोटिस दिए गए हैं। नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने बात की है। जैसे हम अपने कैंपस की बात करें, 20-25 हज़ार स्क्वायर फीट का कैंपस है, अलग अलग जगह पे पार्किंग है, कहीं स्टाफ के लिए है, कहीं मरीजों के लिए है, कहीं बाकी चीज़ों के लिए। वो कुछ नहीं देखा उनने, बाहर से आके सिर्फ किया कि इस अस्पताल में पार्किंग नहीं है, इस अस्पताल का भवन। अच्छा, जो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट सरकार खत्म कर चुकी है 2016 से पहले की बिल्डिंगों के लिए, क्योंकि उसमें वो इंजीनियर की जिसकी बात करते थे, वो इंजीनियर की तो मृत्यु हो गई है, तो कहाँ से वो आके सर्टिफाई करेगा कि स्लैब कितने थिकनेस का डाला क्या, तो वो बात तो खत्म हो चुकी है। तीसरी बात, अभी के जो भवन अधिकारी साहब हैं, फिर उनके रिटायरमेंट को 1 महीना था, कम से कम इतनी मेहनत कर लेते कि फिर से आके इंस्पेक्शन करके हम लोग को साथ रख। उनने वो भी नहीं किया। उनने 2022 का एक नोटिस लिया और उठा के दे दिया सीएमएचओ साहब को। सीएमएचओ साहब ने वो नोटिस को उठा के सारे अस्पतालों को दे दिया कि आप सुधार कर लें। कौन सा सुधार कर लें भैया, जब वो इंस्पेक्शन ही गलत था, वो आपने जो सर्वेक्षण किया वही फर्जी किया, खुद को बचाने के लिए किया। दूसरी चीज़, सिर्फ अस्पतालों पे क्या बड़े बड़े होटलों में पार्किंग की समस्या नहीं है, क्या रेस्टोरेंट में पार्किंग की समस्या नहीं? अस्पतालों का एक विच हंट चल रहा है, मतलब अस्पतालों के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हो। बार बार आपको पेपर में देने के लिए चाहिए कि हमने अस्पताल, आप सब पे ही एक्शन लो। आपको जान के भाई साहब हैरानी होगी, विक्टोरिया जो हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज के पास फायर एनओसी नहीं है, इस पे कोई क्यों रिपोर्ट नहीं होती? उसको क्या जाके वहां के मरीज नहीं है, वहां के मरीज पशु के तौर पे हैं और यहाँ हमारे प्राइवेट अस्पताल में केवल मरीज हैं। इसीलिए अब हम लोग परेशान हो चुके साहब। फिर से जवाब दिया है संघ ने, पूरे सामूहिक जवाब दिए हैं और हमारे अस्पतालों ने निजी तौर पे भी जवाब दिया है। मगर उसके बाद भी यदि ये नोटिस सर वापस नहीं लिया जाता तो हम लोगों का 15 अगस्त को हड़ताल, स्ट्राइक क्या हम लोग करेंगे। जाके नगर निगम, हमने नगर निगम कमिश्नर मैडम से भी समय मांगा है मिलने का कि पूरे समय हम लोगों को टारगेट ना करें। और 140-150 अस्पताल में सर सबका इंस्पेक्शन भी नहीं किया। अपने फेवरेट अस्पताल जो उनके खास अस्पताल थे, नेताओं के अस्पताल थे, वो छोड़ दिए सर। और आपको जान के हैरानी होगी, वो 90 अस्पताल जो हैं उसमें से 16 तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। और जो असली घाघ अस्पताल हैं, क्रिमिनल अस्पताल हैं, जो कई हमारे मेंबर भी नहीं है, जिनको बिना किसी बिल्डिंग परमिशन के, बिना पार्किंग के, नेताओं के एक एक फोन पे परमिशन दे दी गई है, उन अस्पतालों को इसलिए नोटिस नहीं कि 2022 के बाद खुले हैं। तो ये कहानी है जिसके कारण अब हम लोग बहुत आहत और बहुत आक्रोशित हैं। पूरा आईएमए, पूरा अस्पताल संघ अब एक होके खड़ा है इस बार। तो क्या 15 अगस्त के बाद आप क्या करेंगे? कोई हड़ताल, स्ट्राइक करेंगे कि हॉस्पिटल बंद करेंगे? सर देखिए, अगर स्ट्राइक होगी तो पूरी होगी सर, केवल अस्पताल की नहीं होगी। क्योंकि जब सरकारी डॉक्टरों ने स्ट्राइक करी थी तो आईएमए ने उनका साथ दिया था। हम तो हमारे सरकारी डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछली बार हमने आपका साथ दिया था, तो अब मौका है कि आप भी हमारा साथ दें। सारे क्लिनिक्स बंद होंगे, सब बंद होगा। इमरजेंसी सर्विसेज हम कभी बंद नहीं करते, हम अमानवीय नहीं है। बट बाकी भाई, जब हमारी ज़रूरत ही नहीं है, जब प्राइवेट अस्पताल इतने ख़राब हैं, तो आप सरकारी में इलाज लेके देख लो एक बार वहाँ क्या हालत है और ओपीडी में कैसे मरीज देखे जाते हैं। आपको अपने आप हम लोग वापस बाकी बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो जबलपुर अस्पताल संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र पांडे जी का कहना है कि यदि 15 अगस्त तक ये नोटिस वापस नहीं लिए गए या फिर ईमानदारी से नए सर्वे नहीं किए गए तो फिर डॉक्टर स्ट्राइक पर जाएंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मोहन सरकार ने सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों की सख्त खबर लेने की बात भी कही है। सरकार ऐसे कदम एमपी के सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत को देखते हुए उठा रही है, क्योंकि आलम यह है कि कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं डॉक्टर हैं तो वो अस्पताल से नदारद रहते हैं। एनडीटीवी ने शिवपुरी के जिला अस्पताल का जायजा लिया है, यहां का भी यही हाल है। ओपीडी के वक्त ही डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने जिला अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों के साथ साथ तीमारदारों से बात की है। देखिए जरा। इस समय हम जिला चिकित्सालय शिवपुरी में मौजूद हैं। यहाँ ये ओपीडी है। अगर हम बात करें ओपीडी के समय की तो आप देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का समय है और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक का समय है। और अगर आप इस समय हमारी घड़ी में समय देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हो रहा है ठीक 1:13। यानी अगर आप ये अंदाजा लगाएं कि ओपीडी में डॉक्टर नहीं है, मैं कहूँगा कैमरा साथी से कि दिखाएं कि कैमरा
यहाँ पहुंचे कि कुर्सी खाली है, डॉक्टर साहब नहीं है, और यही वजह है कि इस कारण यहाँ परेशानी मरीजों को आती है। मरीज क्या कहते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये ओपीडी में जहां हम मौजूद हैं इस समय, डॉक्टर कभी नहीं मिलते हैं, कभी मिलते हैं, तो क्या तकलीफें आती हैं? बहुत समस्याएं आती हैं। हाँ। आदमी परेशान होता है, बैठे हैं 2-2 घंटे इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्राइवेट ओपीडी में बकायदा देना पड़ेगा समय। कैसा आदेश मानते हैं? आदेश तो सही है, हाँ। पर काम तो करना चाहे आदमी। काम करना चाहिए। हाँ। अगर कुछ और लोगों से बात करें तो ओपीडी में डॉक्टर कई बार नहीं मिलते हैं, बड़ी परेशानी मरीजों को होनी पड़ती है, तो क्या कहते हैं? नहीं मिलते तो शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। सुनवाई नहीं होती है, तो हाँ। डॉक्टर अभी भी जो है ओपीडी खाली है, और खाली ओपीडी में अगर नहीं डॉक्टर मिलते हैं तो क्या कहेंगे आप? अब डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो हम बड़े साहब के यहाँ शिकायत करेंगे। तो अब सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय है, लेकिन अभी 2 बजे तक का समय है, लेकिन 1:15 बजा हुआ है, डॉक्टर नहीं है। अभी नहीं है डॉक्टर तो हम शिकायत करेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ डॉक्टर जो हैं बकायदा समय से पहुंचते हैं और ओपीडी को मेंटेन करते हैं। यही वजह है कि कुछ चैम्बर में डॉक्टर हमें यहाँ बैठे हुए भी मिले। आप ये बता दीजिए ओपीडी का समय कितना है? ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, आप शाम लोग- को 5 से 6। आप लोग कितने मरीजों को लगभग देख लेते हैं? यहाँ पे तो करीब 150 से 200 की ओपीडी है 200 लोग रोज पहुंच पर डे 150 से 200 की ओपीडी है करीब। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि 150 से 200 लोगों की ओपीडी है, और इस ओपीडी में अगर कुछ डॉक्टर मिलते हैं और कुछ डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का ये सबब जरूर है। इस समय हम सिविल सर्जन के कक्ष के बाहर हैं। हालांकि सिविल सर्जन के बारे में बताया गया कि वो अस्पताल में नहीं है और छुट्टी लेकर शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं। हम अब आरएमओ कक्ष जो है, जो जिला चिकित्सालय का आरएमओ है, वहां हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वास्तविकता को समझने की कोशिश यहां करेंगे ग्राउंड जीरो पर। सर एक मिनट, हम आपसे बात करेंगे सर, और ये पूछेंगे कि जिस तरह से ओपीडी संचालन का समय क्या है सर? सुबह 9 से 2 बजे तक, शाम को 5 से 6 बजे तक रहता है जी ओपीडी संचालन का समय। सर, कई चीजें ऐसी आती हैं जब ओपीडी में डॉक्टर नहीं होता, मरीज परेशान होते हैं। हमने अभी खुद देखा कि 1 नंबर कमरे में जो मेडिसिन रूम है वहाँ डॉक्टर नहीं है और मरीज परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर 9 से हम लोग खुद निगरानी में रखते हैं और सारी ओपीडी में सुबह से ही बैठ जाते हैं और 2 बजे तक रहते हैं। हो सकता है उस समय कोई डॉक्टर इधर उधर गया हो, मैं पता करके दिखवा लेता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो देखते हैं, पता और सर प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक है और उसके बावजूद भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस आप कार अवधि के समय जो आपकी ड्यूटी आवर में नहीं कर सकते, बाकी समय आपकी जो है परामर्श कर सकते हैं उस समय जो भी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का ये कहना है कि जो कार्य अवधि है उसके बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, और ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो भी साफ तौर पर यही बयान करती है कि अगर कुछ अच्छे हालात हैं अस्पताल में, तो फिर एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि जिले के अस्पताल में ओपीडी सेक्शन में बैठने वाले डॉक्टर न केवल समय से बैठते हैं बल्कि मरीजों को भी देखने में आनाकानी करते हैं। यही वजह है कि डिप्टी सीएम ने इस संबंध में एक आदेश पारित किया है और कहा है कि डॉक्टर जो ओपीडी में नहीं बैठेंगे और अपनी कार्यावधि में नहीं दिखाई देंगे, नहीं चिकित्सा करते हुए दिखाई देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखते यह है कि इस आदेश के बाद में डॉक्टरों पर कितना असर पड़ता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। एमपी हो या छत्तीसगढ़, सरकारी अस्पतालों का हाल एक जैसा है। मरीज वैसे ही बीमारी से परेशान होते हैं और रही कई कसर सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाएं पूरी कर देती हैं। बलौदाबाजार में जिला अस्पताल की भी यही स्थिति है। हमारे संवाददाता ने जिला अस्पताल का जायजा लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं लवन अस्पताल में और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आपको दिखलाना चाहेंगे तस्वीरें। जो हालात हैं यहाँ पर, मरीज किस तरह से पहुंच रहे होंगे और किस तरह से उनका इलाज हो रहा होगा, उसका बाहरी नजारा हम पहले आपको दिखला देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से आने जाने की जो मार्ग हैं वही बाधित हैं। उसके अलावा यहाँ पर किस तरह से मरीजों को लाने और ले जाने की सुविधा होगी, इसको लेकर के अगर बात की जाए अव्यवस्था की, तो भारी अव्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम अस्पताल के अंदर चलेंगे और बात करेंगे यहाँ के जो मरीज हैं उन सबसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात हैं अस्पताल के भीतर के। तो लवन सामुदायिक जो अस्पताल है लवन का, उसके उस परिसर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हालात हैं वो हालात को हम दिखला रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग आए हुए हैं इलाज कराने की सुविधा को लेकर के किस तरह से सुविधाएं हैं यहाँ पर। शहर में जिस तरीके से दलदल और कीचड़ है, क्या लग रहा है पहुंच पाते हैं आप लोग? आने में थोड़ा दिक्कत लगता है उधर। अच्छा, और इलाज वगैरह की बात करें तो इलाज वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? इलाज वगैरह तो मिल रहा है, लेकिन दवाई में आप कभी भी आइए, अगर 6 दवाई लिखेंगे उसमें से 2-3 दवाई बाहर से लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ रहा है।
है।